मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। तो हम लोग जो है बहिर्जात बल का अध्ययन कर रहे थे और बहिर्जात बल का अध्ययन करते करते हमको ये बैर भी मिल गया है। अच्छा, बैर में इसमें बताओ नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहाँ कहाँ है? ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो इसलिए जो प्रकृति ने जो रचना की है सभी चीज़ों की, ईश्वर कह सकते हो, प्रकृति कह सकते हो, अल्लाह कह सकते हो, राम कह सकते हो, कृष्ण कह सकते हो, जिन्होंने भी इस सृष्टि की रचना की है, सब जगह एक ही चीज़ है। सबका अपना अपना पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। इंसान का भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। इस पृथ्वी पर जितने भी उत्पाद हैं, प्राकृतिक उत्पाद हैं, सबका भी अपना अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। बगैर उसके तो जीवन ही नहीं है, कुछ संभव ही नहीं है। ठीक, तो हम लोग जो है कास्ट टोपोग्राफी का अध्ययन करेंगे। कास्ट स्थलाकृति ये कैसे बनता है? भूमिगत जल से। भूमिगत जल से बनता है। भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर। कोई बता सकता है भूमिगत जल किसे कहते हैं? अंडरग्राउंड वाटर क्या है? हाँ, जो वही तो हम लोग पीने के लिए भूमिगत जल का ही तो उपयोग करते हैं ज़्यादातर मोस्टली। अब तो वो भी ख़त्म होने के कगार पर है। भूमिगत जल भी बहुत जो है दूषित हो चुका है, ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन अब ये भूमिगत जल से स्थलाकृति कहाँ बनेगी? तो ये स्थलाकृति मोस्टली ऐसी सतह जहाँ पर चूना युक्त सतह होगी या डोलोमाइट पत्थर होगा, खड़िया पत्थर जहाँ होगा, वहाँ पर इस प्रकार की भूमिगत जल से कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जहाँ पर जिस सतह पर, जिस स्थान पर चूने की मात्रा अधिक होगी या फिर डोलोमाइट भी एक प्रकार का चूना ही है, तो उसकी सतह जहाँ होगी वहाँ पर कैसी आकृति बनेगी? कास्ट स्थलाकृति। ठीक है, तो ये भूमिगत जल से जो स्थलाकृति बनती है, सबसे पहले उसका नाम क्या है? कास्ट टोपोग्राफी या कास्ट स्थलाकृति। अब ये कास्ट नाम क्यों रखा गया है? तो आपके जो हमने जब यूरोप का अध्ययन करा रहे थे तो वहाँ पर भूमध्य सागर का अध्ययन किया था। भूमध्य सागर के अंदर ही एक जो है इटली और यूगोस्लाविया के बीच में एक सागर है, एड्रियाटिक सागर। कौन सा सागर है? एड्रियाटिक सागर। ये है इटली। किसका ननिहाल है इटली में? इटली में ननिहाल किसका है? राहुल गांधी का। राहुल गांधी का इटली में क्या है? ननिहाल है। यह है भूमध्य सागर। अरे याद रखा करो भाई ये सब। अब खाली अपने गांव के बारे में मत जानो, पूरी दुनिया के बारे में जानो। तो ये है इटली। ये क्या है? इटली। सोनिया गांधी का मायका है यहाँ पे। ठीक, और ये एड्रियाटिक सागर। ये क्या है? एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर है ये, जो कि भूमध्य सागर का ही अंदर घुसा हुआ भाग है। ठीक है, और ये पूरा जो है यूरोप है। ये सब पूरा यूरोप ही है और इसी में तमाम देश हैं। मैंने बताया थे कि इसके सहारे जो है बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, लेकिन इन सब को यूगोस्लाविया कहा जाता था पहले। क्या कहा जाता था? यूगोस्लाविया। अब तो बहुत सारे देश हैं। यूगोस्लाविया इसको कहा जाता है, पूरा क्षेत्र जो है। तो यहाँ पर चूने की सतह बहुत पाई जाती है। यहाँ पर ये पूरा चूना युक्त सतह है। और ऐसे इटली के पास में इधर साइड में तो एड्रियाटिक सागर के ज़्यादातर मोस्टली जो है यूगोस्लाविया वाले क्षेत्र में चूना ज़्यादा पाया जाता है, डोलोमाइट ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पर जो वर्षा का जल है इस चूने की सतह के सहारे जो है क्या हो जाता है? घुल करके नीचे चला जाता है। चूने में जब कार्बन डाई युक्त पानी जो है, CO2 युक्त पानी, जब वर्षा का जल इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है और वो चूने के साथ रिएक्शन करता है तो चूने का क्या बन जाता है? घोल। चूने का घोल बन जाता है। यानी कौन सा पक्ष हुआ यहाँ पर? रासायनिक पक्ष है। बता था ना, रासायनिक पक्ष है। तो रासायनिक पक्ष यानी कार्बोनेशन। कार्बन है तो कार्बोनेशन की क्रिया होगी। तो कार्बोनेशन क्रिया के कारण चूना युक्त सतह में पानी जो है घुल करके भूमिगत हो जाता है, जमीन के नीचे चला जाता है। और जब जमीन के नीचे चला जाता है तो दो प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, अपरदनात्मक स्थलाकृति और निक्षेपणात्मक। जो जमा करके स्थलाकृति बनाती हैं उनको कहते हैं निक्षेपणात्मक, और जो
इरोजन करके, अपर्दन करके, जो कटाव करके बनाती है उसको अपरदनात्मक। तो दोनों प्रकार की स्थलाकृतियां यहाँ निर्मित होती हैं। अब इस पूरे क्षेत्र में जो बनने वाली स्थलाकृति है उसको कहते हैं कार्स्ट। क्या कहते हैं? कार्स्ट। तो इसी के नाम पे, चूंकि यहाँ पर ऐसी स्थलाकृतियों की अधिकता है यूगोस्लाविया में, इसलिए इसी के नाम पर इस स्थलाकृति का नाम ही रख दिया गया, क्या? कास्ट स्थलाकृतियाँ, कास्ट टोपोग्राफी। तो ये प्रश्न यहाँ पर आएगा कि कास्ट टोपोग्राफी यानी कास्ट शब्द जो है वो कहाँ की स्थलाकृति से संबंधित है? तो यूगोस्लाविया की। एड्रियाटिक सागर, जो एड्रियाटिक सागर है, एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर मोस्टली जो है सतह कैसी है? चूने की है। तो यहाँ वर्षा का पानी, यहाँ पर वर्षा होती है मेडिटेरियन प्रकार की, भूमध्य सागरीय वर्षा होती है। यहाँ पर वर्षा कैसी होती है? भूमध्य सागर। चूँकि ये भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर के आसपास जो वर्षा होती है उसको कहते हैं भूमध्य सागरीय वर्षा। भूमध्य सागरीय वर्षा की विशेषता क्या है कि यहाँ सर्दियों में वर्षा होती है। यहाँ कब वर्षा होती है? सर्दियों में वर्षा होती है। जब हम लोग मानसून वो जलवायु पढ़ेंगे, जलवायु विज्ञान, तो वहाँ पूरा अध्ययन करेंगे कौन कौन से वर्षा के प्रकार हैं पूरे विश्व में। तो यहाँ भूमध्य सागरीय प्रकार की वर्षा होती है। इसकी विशेषता क्या है? ये सर्दियों में वर्षा होती है। छोटे एग्जाम में पूछ लेता है कि सर्दियों में वर्षा कहाँ होती है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में होती है। कहाँ होती है? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में। और इसका कंसेप्ट हम लोग जब जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे कि किस तरीके से वहाँ पर ठंडियों में क्यों वर्षा होती है, मानसून में जो है हमारे गर्मियों में वर्षा होती है। तो ये सब कंसेप्ट क्लियर कराएंगे मानसून वाले, उसमें जलवायु वाले चैप्टर में। तो इसीलिए ये कास्ट टोपोग्राफी कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पर जो है कास्ट टोपोग्राफी के कुछ स्थलाकृति बनती है जिसमें अपर्दन वाली स्थलाकृति है। जैसे मान लेते हैं ये यूगोस्लाविया है, ये पूरा क्या है? यूगोस्लाविया। केवल यूगोस्लाविया नहीं, आप देहरादून जाइए, आपके जो है भारत में भी उत्तराखंड में जो देहरादून वाला स्थान है वहाँ पर भी ऐसी स्थलाकृति देखने को मिलती है। वहाँ भी कास्ट टोपोग्राफी को देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर भी सतह कैसी है? चूने वाली सतह है। या फिर आप मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में चले जाओ, मध्य प्रदेश में जो है आपका जो विंध्यन श्रेणी के आसपास वाला क्षेत्र है, उत्तर में विंध्यन के, वहाँ भी जो चूने की सतह पाई जाती है। वहाँ तो जो है चूने का रूपांतरण होकर किस में बन गया है? चूने का रूपांतरण किस में होता है? संगमरमर में। तो संगमरमर, जबलपुर वगैरह के आसपास संगमरमर ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन अभी भी चूने की सतह वहाँ है, तो वहाँ भी ऐसी स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा उपयुक्त स्थलाकृति कहाँ मिलती है देखने को? यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया में। तो जैसे ये मान लेते हैं सतह है किसकी? चूने की। ये पूरी सतह हम ऐसे बना रहे हैं, ये पूरी सतह चूने की सतह बना रहे हैं। ये सतह जो है चूने की सतह है। अब इसी चूने की सतह में थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं। बारिश हो रही है और बारिश के साथ कौन सी जो है गैस घुली हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। वर्षा के जल के साथ जब CO2 घुला रहता है तो वो चूने की सतह पर आकर के बारिश की बूंदें यहाँ गिरी और CO2 भी इसमें मिल गया। ठीक, अब इसको क्या करने लगता है? यहाँ से घोलने लगता है। इसको क्या करने लगता है? घोलने लगता है, विलयन करने लगता है। इसका जो है सॉल्यूशन होने लगता है, सॉल्यूशन होने लगता है। तो पहले शुरुआत में जब छोटे छोटे सॉल्यूशन होते हैं तो फिर छोटे छोटे सॉल्यूशन होते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है स्थलाकृति बनती है। ऐसे ऐसे इस तरीके से स्थलाकृति बनती है। छोटे छोटे जो है इस तरीके से एक, जैसे आपने वो देखा होगा आरी, देखी है आरी? आरी देखिए ना, आरी में जो है छोटे छोटे दराती दांते होते हैं उसमें, आरी में। तो ऐसे ही जो है इस तरीके से छोटे छोटे जो है और उसमें निकल आते हैं, पॉइंट्स निकल आते हैं और गड्ढे बन जाते हैं भारी मात्रा में। तो ये पूरा क्षेत्र कहलाता है लैपीज। क्या कहलाता है? लैपीज कहलाता है। इस पूरे क्षेत्र को कहते हैं लैपीज। तो लैपीज कैसी संरचना है? मतलब वहाँ पर उबड़ खाबड़ जमीन होगी और बनाया किसने है? भूमिगत जल ने। किसने बनाया है? भूमिगत जल ने। अब इसमें जो ये वाले ऊपर वाला भाग है शिखरिका कहलाता है। जो ऊपर वाला भाग है शिखरिका कहलाता है और नीचे वाला भाग बिदर कहलाता है। नीचे वाला भाग बिदर, इधर बड़ा समझो, ऐसे ऐसे बन गया। ठीक, तो ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? शिखरिका, और नीचे वाला भाग बिदर कहलाता है। तो इसको बिदर कहते हैं, इसको बिदर कहते हैं, इसको शिखरिका कहते हैं। क्या कहते हैं? शिखरिका। शिखर है तो शिखरिका हो गया। ठीक, तो अभी हमने जब माउंटेन पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? मोड़दार पर्वत में ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? अपनति, और नीचे वाला भाग अभिनति। अरे सब याद रखा करो भाई, रिवाइज किया करो। मैं ये जैसे ही ये ज्योमॉर्फोलॉजी खत्म होगा मैं टेस्ट लूँगा, ठीक है? तो ऊपर वाला भाग शिखरिका और नीचे वाला भाग विदर कहलाता है। और पूरी स्थलाकृति ये जो बनती है ये क्या कहलाती है? लैपीज कहलाती है। लैपीज कहलाती है। तो प्रश्न पूछता है कि लैपीज का निर्माण
किस प्रक्रम से होता है, कौन सी प्रक्रिया से लय पिच का निर्माण होता है? तो लय पिच का निर्माण होता है कास्ट टोपोग्राफी में या फिर भूमिगत जल से होता है। किससे होता है? भूमिगत जल से। और ज़्यादा मात्रा में जो है इसका सॉल्यूशन हो जाता है तो यहाँ पर सिंक बन जाता है। यहाँ पर क्या बन जाता है? सिंक बन जाता है, सिंक होल बन जाता है। ये थोड़ा सा क्या बन गया? होल बन गया, सिंक होल इसको बोलते हैं। ठीक। और अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया, 2-3 सिंक मिल गए, 2-3 सिंक होल मिल करके बन जाते हैं, तो इस तरीके से थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको बोलते हैं स्वैलो होल। क्या बोलते हैं? स्वैलो होल। उसको स्वैलो होल बोलते हैं। ठीक। अब स्वैलो होल में ही क्या हुआ कि धीरे धीरे पानी जैसे ऊपर से बरस रहा है और पानी अंदर इस तरीके से इसको गड्ढा करते हुए घुलते हुए ऐसे यहाँ तक चला आया। और इधर से मान लेते इधर से पहले से ऑलरेडी यहाँ पानी आया हुआ है, ऑलरेडी पानी यहाँ आया हुआ है, तो ये भूमिगत हो गया ना। ये अंदर जाकर क्या हो गया? भूमिगत हो गया। और यहाँ पानी बह रहा है भूमिगत ज़मीन के नीचे। ये काफ़ी गहरी भी हो सकती हैं और सतह के आसपास भी हो सकती हैं। तो अब ये क्या होगा कि यहाँ से ये घुल जाएगा चूने की सतह। तो यहाँ पर अगर आप खड़े होकर के इधर झांकोगे तो बहता हुआ पानी नीचे वाला अंडरग्राउंड वाला है आपको दिखाई देगा, बहता हुआ पानी आपको दिखाई देगा। अब बहता हुआ पानी दिखाई दे रहा है और देखने के लिए कमरों में हम कहाँ से देखते हैं? खिड़कियों से देखते हैं, खिड़कियों से देखते हैं। तो ऐसे इस खिड़की के माध्यम से हम अंडरग्राउंड वाटर देख सकते हैं, इसीलिए इसको खिड़की कहते हैं। क्या कहते हैं? विंडो कहते हैं। लेकिन बनाया किसने है? कार्स्ट ने बनाया है, तो कार्स्ट विंडो कहते हैं इसको। कौन से विंडो कहते हैं? कार्स्ट विंडो कहते हैं। तो ये कार्स्ट विंडो का निर्माण हो जाता है यहाँ पर। कैसे कि जैसे ये स्वैलो होल और सिंक होल धीरे धीरे करके संकरी होती जाती है अंदर तक, जो है एक लिंक बन जाता है कि भूमिगत जल जो नीचे बह रहा है, इस भूमिगत जल को हम ऊपर बैठ करके आसानी से देख सकते हैं। तो ये विंडो हो गई, ये क्या हो गई? खिड़की हो गई। तो इस खिड़की को क्या कहते हैं? कास्ट खिड़की या कास्ट जो है विंडो। ठीक। और आगे बढ़ेंगे, अगर मान लेते हैं कई स्वैलो जो बने, स्वैलो होल्स कई बने, तो ये काफ़ी बड़ी मात्रा में बन जाता है, ये काफ़ी विस्तृत हो जाता है, थोड़ा और विस्तार हो जाता है, थोड़ा और विस्तार हो जाता है। तो इसको बोलते हैं, या इसको साफ करें। और ये विस्तृत हो गया तो इसको इवाला बोलते हैं। इवाला से पहले एक शब्द और आता है, देखना उसमें क्या लिखा है? इवाला, डोलाइन। ठीक ठीक, डोलाइन बन जाता है। पीडीएफ में सब लिख देता हूँ मैं। ठीक। तो इसको आप दोहराते रहना। कई स्वैलो होल्स बन जाते हैं जब मिल जाते हैं, कई स्वैलो होल्स। मान लेते हैं ये ऐसे ऐसे स्वैलो होल्स हैं और ये सब टूट गए, ध्वस्त हो गए, मिल गए एक साथ में, तो क्या बन गया? डोलाइन बन गया। क्या बन गया? डोलाइन। ये नाम अंग्रेजी हिंदी सब एक ही नाम है, तो डोलाइन नाम याद रखना। क्या बन गया? डोलाइन। और जब कई डोलाइन मिल जाते हैं, मान ले 3-4 डोलाइन मिल गए, तो एक बड़ा क्षेत्र बन गया, एक बड़ा सा होल बन गया, बड़ा सा छिद्र बन गया, तो इसको बोलते हैं इवाला। क्या बोलते हैं? इवाला। इवाला, इवाला, इसको बोलते हैं इवाला। और जब कई इवाला मिल जाते हैं, नहीं बहुत बड़ा होल बन जाता है, तो उसको बोलते हैं पोलजे। क्या बोलते हैं? पोलजे। इवाला, पोलजे। ठीक। ये सब क्या है? हाँ, पोलजे। और डोलाइन, और ये क्या है? डोलाइन। ये सब क्या है? अपर्दनात्मक सतह हैं। कैसी हैं? अपर्दन क्रिया से निर्मित ये स्थलाकृति हैं। और किसने बनाया? कास्ट ने बनाया, या जो है भूमिगत जल ने बनाया। फिर से एक बार इसको समझो। यहाँ पर ये सतह है चूने की। ये कौन सी सतह है? चूने की सतह है। अब इसमें जब बारिश की बूंदें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गिरती हैं तो छोटे छोटे क्या बन जाते हैं? गड्ढे, और जो है उबड़ खाबड़ ज़मीन हो जाती है। तो उस पूरे उबड़ खाबड़ ज़मीन को क्या कहते हैं? लैपीज कहते हैं। उबड़ खाबड़ ज़मीन को क्या कहते हैं? लैपीज। और इसी में जब गड्ढे थोड़ा बड़े होने लगते हैं, यही लैपीज वाले, तो इनको बोलते हैं सिंक होल। इनको क्या बोलते हैं? सिंक होल। तो ये सिंक होल बन जाते हैं। और सिंक होल, जब कई सिंक होल मिल जाते हैं तो फिर एक स्वैलो होल, विलयन छिद्र बन जाता है। कई सिंक होल मिल जाएंगे तो एक विलयन छिद्र बन जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इससे सिंक होल से थोड़ा क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और अगर यही स्वैलो होल या डोलाइन होल, ये क्या हो जाता है? ध्वस्त हो जाता है, यानी पूरा गहराई तक, यहाँ तक पूरा चट्टान जो है टूट जाता है, निकल जाता है। अब भाई बारिश का पानी बहते जाएगा यहाँ, तो चूना को घोलते चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये होल हो जाएगा। अब यहाँ भी वर्षा का पानी नीचे तक आने लगेगा। और जब बारिश ना हो रहे हो, सूखा हो मौसम, तो यहाँ आप खड़े होकर के आराम से नज़ारा देखो, बहता हुआ पानी नीचे तक दिखाई दे रहा है। तो ये दिखाई दे रहा है, इसलिए ऊपर बैठकर देख सकते हैं, इसलिए इसको खिड़की कहते हैं।
कास्ट खिड़की कहते हैं, इसको कास्ट विंडो कहते हैं। और अगर कई जो है सोलो होल्स, कई विलयन छिद्र जो है मिल जाएं, ध्वस्त हो जाएं एक दूसरे से टूटते टूटते, तो फिर वो डोलाइन बन जाता है। क्या बन जाता है? डोलाइन। थोड़ा सा बड़ा हो गया तो डोलाइन हो गया, उससे भी बड़ा हो गया, कई डोलाइन मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ई वाला बन जाएगा। कई डोलाइन मिलेंगे तो ई वाला बन जाएगा, और कई ई वाला मिलेंगे तो पोलजे बन जाएंगे। तो ये सब हमारी कैसी इस्तेलाह करती हैं? अपर्दन से। भाई अपर्दन ही तो हो रहा है, और अपर्दन भी किस तरीके का हो रहा है? रासायनिक अपर्दन हो रहा है। किस तरीके का अपर्दन हो रहा है? रासायनिक प्रकार का अपर्दन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है कार्बोनेशन की क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही है? कार्बोनेशन की। वर्षा के जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? घुली है, तभी चूने की सतह इसके साथ क्रिया करके। और अब यहाँ भी एक मतलब जब ये खिड़की हो जाएगी तो बारिश का पानी यहाँ से भी तो अंदर प्रवेश करेगा, और एक इधर से पानी आ रहा है, तो ये जो है केव सी बन जाएगी। यहाँ पर ये अब ये खुल गया स्थान, पानी इसके अंदर जा रहा है, और बारिश ना हो, पानी खत्म हो जाए यहाँ पर, तो इसके अंदर आप घुस सकते हो, इसके अंदर आप घुस सकते हो। हम लोग तो एक बार घुसे थे इसके अंदर, देहरादून गए थे, तो वहाँ पूरा नज़ारा देख के आए, बड़ा अच्छा लगता है इसके अंदर। तो ये पूरा केव हो जाता है। ये क्या हो जाता है? पूरा गुफा टाइप की हो जाती है। क्या बन जाती है? गुफा। भाई ये अंदर जाओगे, यहाँ से इसे प्रवेश करोगे तो गुफा ही तो, गुफा जैसे तो होगी, तो ये केव हो जाता। अब ये चूने की सतह जो है, ये ऊपर से जो चूना घुल करके आया तो नीचे टपकेगा ना, नीचे यहाँ पर टपकेगा। अब मान लीजिए टपकते हुए जो है नीचे तक ऐसे जो है जुड़ता चला जा रहा है। ऐसे क्या हो रहा है? जुड़ता चला जा रहा है। तब यहाँ पर जो है ये जो स्थलाकृति बनेगी वो कैसे बनेगी? जमाव वाली। कैसे बनेगी? निक्षेपण वाली। कैसे बनेगी? निक्षेपण वाली। तो कुछ इस तरीके से नीचे से इस सतह से, भूमिगत जमीन के नीचे जो इसका सतह है, उस सतह से ऊपर उठती हुई आकृति बनेगी, एक पिलर सा बनेगा। और हो सकता है पानी कम हो और चूना तुरंत क्या हो जाए? सूख जाए, तो इस तरीके से ऊपर से लटकता हुआ एक बनेगा, ऐसे लटकता हुआ बनेगा। ठीक। और मान लेते हैं नीचे से भी ये बढ़ रहा है, नीचे से भी बढ़ रहा है, और एक ऊपर से भी ऐसे ऐसे बढ़ता हुआ आ रहा है, फिर दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो अब ये 3 नाम इनको आपको याद रखना है। देखो याद कैसे करना है? ये तो हो गया गुफा, क्या हो गया? केव हो गया। और इस केव के अंदर क्या बनेंगे? जमाव वाली स्थलाकृति। कैसी? निक्षेपण वाली स्थलाकृति। तो जो जमीन से जो जमीन की सतह से जो ऊपर उठेंगी स्तंभ, उनको बोलते हैं स्टेलेग्माइट। क्या बोलते हैं? स्टेलेग्माइट। अब देखो याद कैसे करना है इसको। स्टे और लेग, स्टे लेग, ये लेग पीस आ गया यहाँ पर। कौन सा पीस आ गया? लेग पीस आ गया। अब लेग पीस कहाँ से शुरू होगा? नीचे शुरू होगा ना, तो फिर इसको याद रखना है स्टेलेग्माइट। क्या याद रखना है? स्टेलेग्माइट। यानी पैर से नीचे उठ रहा है ना, तो ये स्टेलेग्माइट हो गया। क्या हो गया? अब देखो स्टे कैसे याद रहेगा? स्टेक शब्द बना है, इस जो है स्तंभ को स्टेक कहते हैं। स्तंभ को क्या कहते हैं? स्टेक कहते हैं। स्तंभ को, जो स्तंभ होता है, पिलर होता है, उसको क्या कहते हैं? स्टेक कहते हैं। और जमीन से उठ रहा है इसलिए इसको बोलते हैं स्टेलेग्माइट। क्या बोलते हैं? स्टेलेग्माइट। नीचे से उठ रहा है तो यहाँ लेग शब्द आ गया। और जो ऊपर से चिपकते हुए आ रही, इसी के सहारे, जैसे छत है, अब छत के ऊपर जो है चूना भर दो, छत के ऊपर चूना भर दो, फिर ऊपर से पानी जो है बरसाओ, तो कुछ तो ऊपर से लटकेंगी ना। कुछ पानी जैसे सूख गया, पानी सूख गया तो वहीं हाल के हाल क्या हो जाएंगे? सूख जाएगा चूना, और ऐसे लटकता आएगा। तो इस छत के सहारे से जो ऊपर से आएगा उसको जो है क्या कहते हैं? स्टेलेक्टाइट कहते हैं। स्टेलेक्टाइट। अब यहाँ पर ये स्टेलेक्टाइट हो जाएगा, स्टेलेक्टाइट हो जाएगा। अब ये टाइट हो गया, इसको पकड़ लिया है, ऊपर से टाइट पकड़ लिया है, इसे याद रखो। इसको ऊपर से इसने क्या कर लिया? टाइट पकड़ लिया है, तो ये स्टेलेक्टाइट हो गया। क्या हो गया? स्टेलेक्टाइट। और ये लेग से जा रहा है, पैर से जा रहा है, फुट से जा रहा है, तो स्टेलेग्माइट। याद करने के लिए बता रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं। लेकिन स्टेक मतलब होता है, स्टेक का मतलब स्तंभ होता है। स्टेक का मतलब क्या होता है? स्तंभ होता है। तो ये 2 चीज़ हमने याद कर लिए। स्टेलेग्माइट नीचे और स्टेलेक्टाइट ऊपर से लटकती हुई आकृति, छत से लटकती हुई आकृति क्या हो गई? स्टेलेक्टाइट। और जमीन से यानी कि जो है फर्श से बनी हुई स्थलाकृति स्टेलेग्माइट। फर्श से ऊपर उठी हुई स्थलाकृति स्टेलेग्माइट। और जब दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगी, दोनों इस दूसरे, तो एक पिलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पिलर बन जाएगा, स्तंभ बन जाएगा पूरा एक। तो एक पिलर, इस पिलर को क्या कहेंगे? कंद्रा स्तंभ, केव पिलर या कंद्रा स्तंभ कहेंगे। कंद्रा स्तंभ या केव पिलर। तो एक गुफा के अंदर पिलर बना है, इसलिए इसको बोलते हैं केव पिलर। क्या बोलते हैं? केव पिलर। अब ये जब इसके ये पूरी स्थलाकृति, जो निक्षेपण वाली पूरी स्थलाकृति, जब आप जाओगे वहाँ, जब ये सब दिखाई देंगी पूरी स्थलाकृति को, तो क्या कहते हैं? स्पीलियोथेम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीलियोथेम। स्पीलियोथेम।
थेम, स्पीलियोथेम। तो स्पीलियोथेम क्या है कि जो भूमिगत जल ने घुला करके चूने की सतह पर नीचे जमीन के नीचे जितनी भी जमा होने वाली आकृति बनाई उनको क्या कहा? स्पीलियोथेम। स्पीलियोथेम किसको कहा गया? स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और कंदरा स्तंभ या केव पिलर, इन सबको क्या कहा गया? स्पीलियोथेम कहा गया। सामूहिक रूप से इनको क्या कहते हैं? स्पीलियोथेम। क्या कहते हैं? स्पीलियोथेम। हिंदी किताब में भी इसके नाम यही मिलते हैं, ठीक। और अगर किसी ने कुछ विद्वानों ने इसकी हिंदी करने की कोशिश की है तो बड़ा अजीब अजीब नाम, आश्चुताश्म, यादें नहीं रहेगा आश्चुताश्म नाम रख दिया है इनके, तो इसलिए हिंदी नहीं बता रहा हूँ, अजीब से नाम है। तो इसलिए जो है स्टेलेक्टाइट नीचे से, स्टेलेग्माइट ऊपर से। देखो जब आपको पेपर मिलेगा कोई भी तो उसमें आश्चुताश्म शब्द नहीं रहेगा, उसमें हिंदी वर्जन में भी यही लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट। ब्रैकेट में जरूर लिख सकता है। और अगर बाय द वे बहुत ही ज़्यादा जो है घोर अंग्रेज विरोधी हुआ पेपर बनाने वाला तो हिंदी में लिख देगा आश्चुताश्म, लेकिन अंग्रेजी का पेपर देखना पड़ेगा आपको, उसमें लिखा होगा जो है स्टेलेग्माइट, स्टेलेक्टाइट। हिंदी में लिखे पेपर दोनों वर्जन में आता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों पेपर आते हैं। हाँ पेपर दोनों में आएंगे। नहीं बोर्ड देखो जो कंपटीशन के पेपर होते हैं वो दोनों लैंग्वेज में रहते हैं, वो दोनों लैंग्वेज में रहते हैं। तो इसलिए जो है ये पूरा कहलाता है जो है स्पीलियोथेम। तो ये सब क्या बन गई? निक्षेपण वाली आकृति। ये कौन सी आकृति है? निक्षेपण वाली। अब फिर से इनको याद करो, निक्षेपण से हमको क्या मिला? स्टेलेग्माइट। क्या बना? स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट नीचे से और ऊपर से लटकता हुआ स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्टाइट। और जब दोनों मिल गए तो केव पिलर या कंदरा स्तंभ। केव पिलर दोनों मिल गए तो केव पिलर, और पूरी स्थलाकृति को स्पीलियोथेम। तो इसमें अंतर समझ, स्पीलियोथेम इसको नहीं कहते हैं जो ऊपर बन रही है, जो ऊपर बन रही है कटाव से, इरोजन से, अपर्दन से जो बन रही है अपर्दनात्मक सतह, उसको स्पीलियोथेम नहीं कहते हैं। स्पीलियोथेम किसको कहते हैं? नीचे वाली जो गुफा के नीचे जो जमा होकर बनी है, जमाव करके बनाया गया है, उसको सबको क्या कहते हैं? स्पीलियोथेम। इसको पूरे को स्पीलियोथेम। तो यहाँ से एक बार फिर समझो, लैपीज। लैपीज जो है कैसी सतह है? उबड़ खाबड़। किसने बनाया? चूने युक्त सतह पर बनी क्या? लैपीज। इसके बाद सिंक होल बना, फिर स्वेलो होल बना, विलेन होल बना, और फिर जो है विंड जो है खिड़की बनी, कास्ट खिड़की। हाँ कास्ट विंडो बनी, या फिर इसको जो है कास्ट खिड़की। हाँ कास्ट खिड़की। और फिर अगर जैसे स्वेलो होल ज़्यादा गहरी हो गई, स्वेलो होल ज़्यादा गहरी हो गई तो क्या हो जाएगी? वो डोलाइन। और ज़्यादा गहरी और चौड़ी हो गई तो वो युवाला। कई डोलाइन मिल गई तो युवाला, और कई युवाला मिल गए तो पोलवे। अब यहाँ पर आप जाओगे और अचानक जो है अगर ये युवाला मिल गया तो आप नीचे घुस जाओगे, अंदर जा करके गहराई में चले जाओगे और अंधेरा होगा, इसमें जा कर के फंस जाओगे। फिर इसमें आवाज़ लगाओगे, इधर उधर किसी का नाम लोगे तो आवाज़ गूंजेगी, इसके अंदर आवाज़ गूंजेगी। कारण क्या है? वही इको होता है ना, जैसे हॉल में बंद हॉल है और उसमें बोलो तो आवाज़ गूंजती है। हमारी आवाज़ इधर, हाँ हमारी आवाज़ टकराएगी दीवार से, फिर वहाँ से फिर लौटेगी उस दीवार पे टकराएगी, तो ये इको होती है। अब यहाँ फंस जाओगे अंदर गहराई में तो आपकी आवाज़ टकराएगी इधर उधर से जो जाएगी, इको हो जाता है यहाँ। तो इस तरीके इसलिए जो है सिनेमा थिएटर हॉल में जो है वहाँ पर रफेज का इस्तेमाल किया जाता है कि आवाज़ हॉल में गूंजे ना, इसलिए वो लोग क्या लगा देते हैं अगल बगल में, जैसे तिनका वगैरह लगा देंगे, खरपतवार लगा देते हैं, या फिर उसकी सतह को खुरदरा बना देते हैं, छत वगैरह को क्या बना देते हैं? खुरदरा। वैसे मसाला भर करके जो है डायरेक्ट इस तरीके से प्लास्टर नहीं करते, खुरदरा, जिससे कि आवाज़ टकराए तो उसको एब्जॉर्ब कर ले, आवाज़ को एब्जॉर्ब कर ले। अगर चिकनी सतह है तो आवाज़ टकरा करके वापस जाएगी और सामने वाले दीवार से टकराएगी, फिर वहाँ से टकरा करके फिर इस वाले दीवार पे आएगी, तो उससे इको उत्पन्न होता है, आवाज़ में इको उत्पन्न हो जाता है। तो इससे बचने के लिए ये सिस्टम अपनाया जाता है। ये फिजिक्स की बात है, ठीक। तो ये पूरा जो है क्या है? कास्ट स्थलाकृति या कास्ट टोपोग्राफी। यहाँ से प्रश्न जो है खाली इनसे आते हैं, पूछ लेगा कि इवाला किससे निर्मित है? भूमिगत जल से या कास्ट से संबंधित स्थलाकृति है, ठीक। अब जैसे उसे पूछ लिया बाढ़ का मैदान, तो बाढ़ का मैदान यहाँ बन रहा है क्या? देखो प्रश्न ऐसे आ जाएगा कि बाढ़ का मैदान कौन सा प्रक्रम बनाती है, तो अब तो खैर बाढ़ का मैदान सीधे सीधे आदमी समझ जाएगा नदी बनाती है तो नदी हो जाएगा, लेकिन इनके नाम दे देगा, फिर कहेगा किन से संबंधित है। युवाला दे दिया, युवाला कहेगा किस प्रक्रम से निर्मित होता है? नदी से, भूमिगत जल से,
पवन से या फिर समुद्री लहरों से। तो फिर अगर आपने पढ़ रखा है, समझ रखा है, तो आप भूमिगत जल पे जाओगे। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। प्रश्न बनाने की जो टेक्निक होती है, यहाँ पूरे तरीके से हम सब कुछ पढ़ा देंगे, लेकिन जब प्रश्न आप देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। उसका कारण क्या है कि प्रश्न कई डायरेक्शन से बनाए जाते हैं। प्रश्न कई डायरेक्शन से बनाए जाते हैं। इसलिए जो है आपको सबसे पहले क्या करना है, ये सारे कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसीलिए जो है कंसेप्ट को हम अच्छी तरीके से क्लियर कराते हुए चलते हैं कि कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा। और इनके नाम आपको बारी बारी से दोहराते भी रहना है। आप जो है नोट्स जो बनाते, नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? नोट्स तुम लोग नहीं बना रहे हो हैं? अब सब नोट्स बनाते रहो डेली। 1 घंटा भी नहीं लगेगा, आधा घंटा का टाइम रहेगा। पीडीएफ ज़्यादा ड्यूरेबल थोड़े नहीं है। पीडीएफ तो फिर पीडीएफ ही है, उसको पढ़ोगे थोड़े नहीं। लोग खरीद लेते हैं कोचिंग का मटेरियल 1-1, 1.5 लाख का। जो अभी ऑनलाइन खूब बिजनेस हो रहा है ना, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही खूब जो है, और कम 1 लाख 1.25 लाख का बेच रहे हैं कोई, मतलब उस तरीके से कोर्स अगर खरीद रहे हो आप पढ़ने के लिए, और वो कोर्स का टाइम दे देते हैं 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल। उस साल में आपने पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो हट जाता है, उसको वो हटा देते हैं। और इतना महंगा जो है कोर्स लेकर के पढ़ भी नहीं सकते हो। इसलिए वो सब बेकार की चीज़ें हैं। हमको तो फिजूल की चीज़ें लगती हैं ऑनलाइन और इस तरीके से खरीद के कोर्स पढ़ना, क्योंकि उसमें कोई टाइमिंग नहीं है, कोई टाइम है नहीं। फिर आदमी अलसा जाता है, आलस में आ जाता है कि अभी पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, बस वो निकल जाता है। और जो फिजिकल क्लासेज होती हैं, जो भौतिक रूप से जो यहाँ क्लास होती हैं, उसकी बात ही अलग होती है। फिजिकल क्लास में जब आप पढ़ोगे तो एक दिनचर्या बनी रहेगी कि इतने टाइम हमको पढ़ने जाना है, तो एक निश्चित समय में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में फिर तो टालने वाली बात होती है। या फिर जो है आपके अंदर ज्वाला बहुत तेज़ लगी हो, रॉकेट वाली स्थिति हो कि रॉकेट में आग लगाई तो रॉकेट जो है उड़ने के लिए तैयार हो गया, भाग गया। तो ऐसी आग लगाओ अपने पीछे, अपने पिछवाड़े ऐसी आग लगाओ कि उड़ने के लिए तैयार रहो। तो ऐसी आग तभी लगेगी जब ऐसा माहौल हो। तो ऐसा माहौल अभी तो यहाँ है नहीं, क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन हम माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा माहौल इस क्षेत्र में बन जाएगा आने वाले समय में कि जो कुछ दिवा स्वप्न देखने वाले युवा हैं उनको आग लगेगी और वो काम करेंगे। आग हम लगाएंगे, उड़ना आपके हाथ में है। आग हम लगा देंगे, आपको उड़ना है, ठीक है। तो ये हम आग ही लगाने का काम कर रहे हैं यहाँ डेली क्लास में, जो है आगे लगाते हैं। थाईलैंड में ये घटना हुई, हम 12 बच्चे फंस गए, वो जैसी हुई भाई। थाईलैंड में घटना हुई जब 12 बच्चे फंस गए, फिर हम बाढ़ आ गए, तो ऐसी हुई भाई। अच्छा, पहले की घटना है ना, अभी तो कुछ हाँ बहुत पहले की घटना थी। हाँ, उसमें एक फुटबॉल खिलाड़ी भी फंसा था शायद। हाँ, तो उसमें ऐसे ही ध्वस्त हो गया था जो है उसका वो। हाँ, ऐसे ही घटना हुई थी। बंद कर। अच्छा, हाँ चल रहे। तो देखो, एक मिट्टी का भी निर्माण होता है यहाँ पर, एक मिट्टी का भी निर्माण होता है। तो उस मिट्टी को टेरा रोसा कहते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आता है कि टेरा रोसा किससे संबंधित हो। टेरा रोसा एक मतलब पतली सतह है मिट्टी की, जो किससे बनती है, भूमिगत जल से। भूमिगत जल से जब बारिश होती है तो क्या होता है कि बहुत सारे तत्व जो है रिस करके नीचे चले जाते हैं, ठीक। तो ऊपर बचा हुआ जो बजड़ी सर्जड़ी जो बची रहती है ऊपर दिखाई देती है सतह पर, तो वो मिट्टी का रूप कहलाती है। तो ऐसी मिट्टी को क्या बोलते हैं, टेरा रोसा। कौन सी मिट्टी बोलते हैं, टेरा रोसा। तो ये भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है, टेरा रोसा क्या है, तो ये मिट्टी है। और इस मिट्टी का निर्माण किसने किया है, भूमिगत जल ने। किसने किया है, भूमिगत जल ने। तो ये टेरा रोसा इसीलिए थोड़ा सा डाल दिया था पीडीएफ में कि टेरा रोसा क्या है। तो यहाँ से ऐसे प्रश्न आ जाते हैं।